Discuss about the ferromagnetism. We have studied about diamagnetism and then paramagnetism and then now on the ferromagnetism. This idea of ferromagnetism will be very, very interesting for you to understand because you have studied about diamagnetism already, you have studied about paramagnetism already. So now on the same line, we will discuss the ferromagnetism. To start with the ferromagnetism, I would like to define what are ferromagnetic substances. What are ferromagnetic substances, or I can say materials. What are ferromagnetic materials? So ferromagnetic materials are those materials which get strongly magnetized, get strongly magnetized magnetized in external field. They get strongly magnetized in external field. So this is the first thing we have to learn as a definition. And then they have strong tendency. तो जो चीज़ देखिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को भी हमने इसी लाइन पर पढ़ा था. तो जो सेकेंड चीज़ है, they have a strong tendency to move from strong tendency they have strong tendency to move from weak magnetic field to strong magnetic field, right? And then third is they are strongly attracted to a magnet. They are strongly attracted to a magnet. ओके आप बहुत इसको आनंद से पढ़ेंगे. इसके बाद अगले स्टेप में हम इसके जो इनर मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली होता कैसा है. ऐसे ही हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इन्हीं स्टेप्स पर पढ़ा था. जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो जैसे कोई इंडिविजुअल एटम है, आयन और मॉलिक्यूल है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस द डाइपोल मूवमेंट as in paramagnetic material. So they possesses the dipole moment. And but what will happen? However, these dipole moments interact with one another in such a way, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ interact करते हैं so that they spontaneously align themselves in common direction over a macroscopic volume. ये सब जो डाइपोल मूवमेंट होते हैं छोटे छोटे, वो एक मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है. जैसे जैसे मैं ये रेड लाइन से इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इसके बीच में अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं. बट इनका अपना एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है. और ये जो मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है, इस मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम का जो साइज है, साइज ऑफ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 1 millimeter and it contain 10 to the power 11 atoms per domain. एक डोमेन में लगभग 10 to the power 11 एटम्स होते हैं. ओके, बट व्हाट एक्चुअली हैपन, जो आपको देखना है वो ये कि ये जो डोमेन है, इस डोमेन में इसका अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है. बट यदि हम इस पूरे सैंपल की बात करें तो इस सैंपल में जो बल्क मैग्नेटाइजेशन है, ईच डोमेन ऐसे लिखते हैं हम, डोमेन हैज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके, बट ये जो सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बट सैंपल ऑफ ferromagnetic material has no bulk magnetization. It has no bulk magnetization. पूरे सैंपल की जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगी वो ज़ीरो होगी. अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में समझना है. यदि मैं इसको फिगर नंबर 1 मार्क करता हूँ, ये NCERT की फिगर 5.13 है. मैं इसको फिगर नंबर 1 मार्क करता हूँ और इसको फिगर नंबर 2 मार्क करता हूँ.
अब आपने क्या किया, आपने इस सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 के बीच में रख दिया। बट विल हैपन देन, ये जो सारे डाइपोल हैं, छोटे छोटे जो डोमेन्स हैं, इन डोमेन का जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। द साइज ऑफ द डोमेन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली ऑल दीज वॉल्स विल ब्रोक डाउन, ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी एंड ऑल दीज स्मॉल डाइपोल्स विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सारे डाइपोल मूवमेंट्स हैं, दे विल ट्राई टू अलाइन इन द external magnetic field and the intensity of magnetic lines of forces inside the sample will increase। ये हमने पैरामैग्नेटिक सैंपल में भी ऐसे ही पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने ऐसे ही पढ़ा था। इसका मतलब यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस की इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, but what will happen, the total magnetic field of the sample, ferromagnetic sample will then increase। but this is not merely the speculation, हम ये कहें कि ये देख पूरी कल्पना है तो ऐसा नहीं है। दिस इज ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, यू कैन ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंटली। अगला स्टेप जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, हम सबसे पहले पेंसिल का रंग बच्चों के लिए बदलना पसंद करेंगे। देखिए, यदि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, यदि हम उसको एक नॉन यूनिफॉर्म वैन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, what will happen then, they will move from the beaker to strong magnetic field, right? They move from the weak to strong region of strong magnetic field, okay? So but now question is, what will happen if you will remove this extra magnetic field, if this external magnetic field will be removed? मैं यहाँ लिख दूँ आपकी आसानी के लिए, on removal of B0 मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यदि तुम रिमूव करते हो तो क्या होने वाला है, ऐसे करके। रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि आप फेरोमैग्नेटिक सैंपल से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हो तो दो घटनाएं घटती हैं। मैग्नेटाइजेशन persist, okay, in one sample magnetization persist and in second sample magnetization disappear। इस सैंपल में मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाएगी। सो जिन सैंपल्स में मैग्नेटाइजेशन बनी रहती है उनको हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका आपको एक किसी का नाम भी होना चाहिए पता, फॉर एग्जांपल एल निको is the example. This is the alloy of aluminium, iron, aluminium, nickel, cobalt and copper, and they are used in the compass needle. They are used in compass needle में हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और ऐसे मटेरियल जिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से एक्स्ट्रा फील्ड को हटाया जाए और उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिसअपियर हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बड़ी मज़ेदार कहानी है ये, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आगे इनका एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिसका जो यूज़ है इसको हम आगे वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। Well, we have classified now hard ferromagnetic material and soft ferromagnetic material, and the relative magnetic permeability of the ferromagnetic material is relative permeability, relative permeability, relative permeability of ferromagnetic material material, आप देखिए नंबर is greater than 1000, so they are highly permeable,
they are highly permeable to the magnetic lines of forces. So when they are placed in the magnetic field, external magnetic field, so they show the strong magnetization, right? So now we will just discuss in the most probably this is the last section of this article, effect of temperature. We will study now the in the seventh part most probably effect of temperature on ferromagnetic material. So paramagnetic material का आप पढ़ चुके हैं. The effect of temperature on ferromagnetic material. We have to study all these things in the same line. So at a high temperature, what will happen? Uh, Ferromagnetic material will turn to the paramagnetic material at high temperature. What will happen? At high temperature, ferromagnetic material will become the paramagnetic material. What will happen at that moment? Domain structure जो है वो disintegrate हो जाता है. At this temperature, when ferromagnetic material will turn to the paramagnetic, उसका जो domain structure है, domain structure ये टूट जाता है. इसको हम लिखेंगे it will disintegrate. The domain structure disintegrate, all right? It will break down, and the disappearance of this magnetization, the temperature is gradual, and the gradual disappearance of magnetization, gradual disappearance of magnetization, disappearance of मैग्नेटाइजेशन. जो मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती है. ओके, सो दिस इज व्हाट nearly like the phase transition. It's a phase transition reminding us like the melting of the solid crystal. So the temperature of transition from the ferromagnetic to, देखिए टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन, इस हाई टेम्परेचर की जिसका हमने बात रखा है इसको हम क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन, temperature of transition, okay, the temperature of transition from ferromagnetic to paramagnetic, from ferromagnetic to paramagnetic is called Curie temperature, is called Curie's temperature. Okay, this is called Curie's temperature. And the susceptibility above the Curie temperature in the paramagnetic phase is given by, you can write like this, Xi is equal to C upon T minus Tc, right? And where this temperature T is always greater than Curie temperature. So this is all about the physics of the ferromagnetic materials. And as usually every time we will try to solve some problem to understand the practical aspect of the physics that we have learned so far. So I will discuss one problem with you of this related text. ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल 5.1 ऑफ NCERT, राइट? दिस आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स. देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है और आप इसका इंजॉय बहुत ज़्यादा करेंगे, आप इसमें सीखेंगे भी. एक आपके पास डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक आयरन है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. एक क्यूब की फॉर्म में आपके पास एक डोमेन है. इस तरीके का मैं एक क्यूब बना देता हूँ. देयर इज अ डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज लाइक दैट. सो उसकी जो एक साइड है, the one side is 1 micrometer. Okay, so I can write it as 1 cross 10 to the power minus 6 meter, right? So then this is known quantities to you. The length of the cube is 1 cross 10 to the power minus 6 meter. So वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम साथ साथ में कर लेते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ डोमेन क्या हो जाएगा? Volume of this domain is equal to L cube, means
this is 10 to the power minus 6 cube. You can write it like this, 10 to the power minus 18 मीटर क्यूब। ओके, फिर आगे आपको कहा गया है कि एस्टिमेट करिए आप नंबर ऑफ एटम्स इन द डोमेन, इस डोमेन में कितने एटम होंगे। तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ये निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम in the domain. You have to find number of atom in the domain. One thing, possible dipole moment, m net, possible dipole moment आपको निकालना है, और आपको निकालना है मैग्नेटाइजेशन। सो काफ़ी चीज़ें हैं आपको निकालने के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। और जो गिवन चीज़ है आपके लिए है मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 55 ग्राम है 1 मोल का। ओके, और जो डेंसिटी है 7.9 ग्राम है, यदि आप 1 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट का आप एक क्यूब लेते हैं। और जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट जो है, जिसको मैं ऐसे लिखूँ, म्यू एल इज इक्वल टू 9.27 1 बोहर मैग्नेटोन, इट इज -24, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो नाउ टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, कि डेंसिटी हमारे पास दी है, जो डेंसिटी है वो है वेयर, दिस इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ आयरन इन ए डोमेन, इन द डोमेन। तो डोमेन में मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है आपके पास 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, क्रॉस वॉल्यूम आपने लिखा है 10 टू द पावर -18 मीटर क्यूब। अब देखिए मास अपने आप ग्राम में बच जाएगा, मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद 7.9 क्रॉस 10 टू द पावर -18 प्लस 6, इट इज इक्वल टू 7.9 क्रॉस 10 टू द पावर -12 ग्राम। इतना मास है एक डोमेन में। यदि एक डोमेन में इतना मास है तो हमने देखना है कि इस डोमेन में एटम कितने हैं। हमें पता है कि जो 55 ग्राम 55 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन 55 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन कितने एटम होते हैं उसमें, 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम। इतने एटम होते हैं 55 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ये देखिए यूनिट का ध्यान रखिए, एटम पर ग्राम पर, ये आपके पास आ जाएगा 55 ग्राम। तो आपका जो डोमेन है उसका मास है 7.9 ग्राम, तो उसमें कितने एटम होंगे, 7.9 क्रॉस 10 टू द पावर -12 ग्राम ऑफ आयरन contain कितने, हाउ मेनी एटम्स, दिस इज 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स, ओके, डिवाइडेड बाय 55 ग्राम क्रॉस 7.9 क्रॉस 10 टू द पावर -12 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद, अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन करनी है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8.65 क्रॉस
10⁻10 एटम्स, इतने एटम्स जो हैं वो रह जाएंगे, राइट। अब आपको पता है कि एक और आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन सी ओवर हेयर कि एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 9.27 क्रॉस 10⁻24। सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई जस्ट। अब आपको पता लग गया कि इतने एटम्स आपके पास है, राइट। सो इस एटम की जगह आप आपको यूनिट वाइज ही भरना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू यूज इट दिस कंसेप्ट। Now the maximum possible dipole moment, maximum possible dipole moment। अब एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1 मोहर मैग्नेटोन है, तो इतने टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज 8.65 क्रॉस 10⁻⁴ एटम। इस एटम का भर दीजिए आप, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज 9.27 क्रॉस 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर पर एटम। दिस इज गिवन टू यू। सो आप इसको यहाँ भर दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है क्रॉस 9.27 क्रॉस 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर पर एटम। Okay, you will cancel atom with atom, you are left with net dipole moment. This is 8.65 cross 10⁻10 cross 9.27 cross 10⁻⁻24 ampere meter square, which is equal to, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप, 8.0 क्रॉस 10⁻⁻13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद द मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन का आपको फार्मूला पता है, मैग्नेटाइजेशन इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड ओवर टोटल वॉल्यूम। सो इसकी आप वैल्यू भर दीजिए, दिस इज 8.0 क्रॉस 10⁻⁻13 ampere meter square divided by volume was 10⁻⁻18, I think 10⁻⁻18 meter cube. So after cutting it down, you will find this answer is 8.0 cross 10⁻⁵ ampere meter minus 1. So this is the net magnetization developed in that domain. Okay, so this is all about this discussion about ferromagnetic material, its definition, its property, its behavior, and the numerical problem based on the same. I hope that you have understood what I have taught you over here in this video. If you do have any problem, you can write in the comment box. Thank you very much.